नमस्कार। इंदौर कीर्तिमानों का शहर है। कल फिर इंदौर देश में स्वच्छता में 7वीं बार प्रथम स्थान पर आया है और कीर्तिमानों का शहर है तो लोग इंदौर की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन इंदौर का व्यक्ति, इंदौर में पढ़ा लिखा व्यक्ति देश सेवा में अति विशिष्ट स्थान बनाए तो भी इंदौर के लिए गौरव की बात है। आज हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही रेमंड नरोना जी हैं, आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों की शिक्षा इंदौर से हुई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंदौर के लिए भी गौरव की बात है कि देश के जो डिफेंस की जो पूरी टीम है उसमें इंदौर का योगदान है। खंडारे साहब जो हैं वे डिफेंस मिनिस्टर को के प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं और नरोना जी दोनों को अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। और खूबी की बात यह है कि दोनों को एक ही दिन यह मेडल मिला है। बहरहाल सर, इंदौर आना जाना लगा रहता है। पढ़ाई तो आपकी इंदौर में हुई, लेकिन फिर भी इंदौर में बदलाव कितना देखने को मिला आपको? सुंदर शहर हो गया। सुंदर शहर हो गया। बहुत ज़्यादा आबादी भी बढ़ी है, चहल पहल बहुत बड़ी है जी, और उसका फैलाव भी बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरह से आम नागरिक सोचता है कि हमें शहर को स्वच्छ रखना है, वो तो मैंने भी महसूस किया है। क्या बात है। मतलब जहाँ जिस विभाग में आप हैं वहाँ पर डिसिप्लिन को काफ़ी मान्यता दी जाती है। डिसिप्लिन की वजह से ही वो विभाग माना जाता है। जब आप कह रहे हैं कि लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन आया तो निश्चित तौर पर ये हमारे शहर के लिए भी गौरव की बात है। नरोना साहब, आप कहाँ हैं अभी और क्या कर रहे हैं? अभी मैं पुणे में हूँ और मैं कॉर्पोरेट के साथ में कई 3-4 कंपनी के साथ में मैं उनके डायरेक्टर हूँ और साथ में मैं काफ़ी कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग करते हैं सीनियर लॉट के लिए। आप इंदौर की बात कर रहे थे। अभी हमें इतना इंदौर के बारे में मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को भी बोलता हूँ कि मैं इंदौर का हूं तो वो मेरे को एकदम देखते हैं और बड़े खुश होकर बोलते हैं, ओह, द मोस्ट क्लीनिंग सिटी इन इंडिया। उससे मुझे बहुत प्राउड आता है और मुझे ये लगता है कि इंदौर और सब इंदौरियन वाले जो हैं उन्होंने हमको सबके लिए पूरे कंट्री के अंदर, पूरे भारत में इंदौर हर पर्सन जानता है। काफ़ी अदर सिटी है, लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन इंदौर के बारे में सबको मालूम है। खंडारे साहब, शुरुआती दौर में शिक्षा आपकी यहाँ हुई, मुझे लगता है क्रिश्चियन कॉलेज ऐसे ही किसी कॉलेज में आपकी शिक्षा हुई होगी। वो एक मस्ती का दौर था। शुरू में क्लास 6 से मैं सेंट पॉल्स में आया जी, और उसके बाद कॉलेज भी क्रिश्चियन कॉलेज में किया। वहाँ पे ग्रेजुएशन, फिर हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बेसिकली हम लोग पढ़ने में रहते थे और खेलने में रहते थे। तो मस्ती का दौर तो शायद खेल के मैदान पे ही रहा होगा, लेकिन अचीव काफ़ी किया। स्कूल में भी काफ़ी अचीव किया, कॉलेज में भी अचीव किया। उस समय हमारे जो कुछ थोड़े बहुत काम थे उससे इंदौर का नाम उस समय भी ऊपर हुआ होगा कि हम यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया। यूनिवर्सिटी हॉकी टीम ने अच्छा किया। हमारे कॉलेज में हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था। तो कॉलेज की जो मैनेजमेंट थी वो तो बड़े अच्छे आदर के निगाह से हमको देखते थे। तो हमारे जो स्कूल और कॉलेज के जो हमारे गुरु रहे हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों को हमारे ऊपर शायद गर्व ही होता होगा। नरोना साहब, इंदौर को कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पर पैदा हुए थे और जब तक मैं एनडीए में गया 1974 में, तब तक तो यहाँ पर था। लेकिन उसके बाद भी कई साल तक इधर ही रहे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इधर थे। मेरी मदर सेंट पॉल में थी, टीचर थी, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल बन गई। तो इसलिए हमारे लिए इंदौर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सही कहा। नरोना मैडम के बारे में सेंट पॉल के पुराने जो छात्र हैं वे काफ़ी अच्छे से जानते हैं।
और डिसिप्लिन्ड वाइस प्रिंसिपल रही हैं वहाँ पर। और जो पुराने सेंट पॉलियंस अगर इस शो को देखेंगे तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि उनका नाम काफ़ी सम्मान के साथ शिक्षा के क्षेत्र में और सेंट पॉल स्कूल में लिया जाता रहा है। खंडेलवाल साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइज़र हैं, क्या लगता है आपको इस देश में जो सरकार की चुनौतियाँ रक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हैं और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? बहुत सारे जो पड़ोसी मुल्क के वहाँ पर हरकतें होती रहती है, भारत बेबाक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो क्या और चुनौतियाँ हैं? अभी ये जो अमृतकाल का समय है, ये अमृतकाल का समय सभी देशवासियों के लिए एक जवाबदारी का समय है। इसमें अलग अलग चैलेंजेस हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि देश की सुरक्षा सिर्फ फौज के हाथ में है, अभी चैलेंजेस अलग हैं। अभी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, अगर कोई आपके ऊपर बायोलॉजिकल वॉरफेयर से काम करे, साइबर से काम करे, आपके अर्थव्यवस्था को डामाडोल करने की कोशिश करे, इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, तो जब रक्षा मंत्री से बातचीत होती है तो उस समय रक्षा क्षेत्र के अलावा ये भी बातचीत होती है कि बाकी जो सरकार के महकमे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं, उन लोगों को भी अब सतर्क होना चाहिए। आपने अगर इतिहास अपना देखा है तो चाणक्य थे, चाणक्य ने बोला था कि एक राष्ट्र एक ह्यूमन बॉडी के समान होता है और उस ह्यूमन बॉडी के 7 अंग होते हैं। सप्तांग थियरी उन्होंने कही थी। सप्तांग थियरी में किस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, किस तरह से आपकी सुरक्षा नीति मजबूत होनी चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर या राजा हैं वो कैसे मजबूत होना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की बढ़ोतरी है, इस सब में हर एक नागरिक का फर्ज है। और जब तक हर एक नागरिक उसमें योगदान नहीं देगा तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें पहुंचाना है, 4 पे तो हम पहुंच गए हैं, अभी 5 में पहुंचने के लिए, और एक देश में एक ऐसी लहर है कि सब लोग चाहते हैं कि हम उन्नति करें, सब लोग चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें विकसित देश और सुरक्षित देश होना है, ये मान के चलिए तो सब ठीक होगा। विकसित देश और सुरक्षित देश होना है, अगर ये मान के चलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। बहरहाल नरोना साहब, जिस तरह का खंडेलवाल साहब ने अभी बताया कि अब जो चैलेंजेस है वार के वो अलग अलग हो गए हैं, आर्थिक मामलों के चैलेंजेस हैं, जैविक वार के चैलेंजेस हैं और भी तमाम सारी बातें हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कितना फिट पाते हो, या आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो फोर्सेस में जो लोग आएंगे उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? और जो इन भारत की जो आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है, उनकी वॉरफेयर की कैपेबिलिटी बहुत ऊपर है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ में जैसे अपना देश आगे बढ़ता जाता है, हम बात कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी और सब कुछ, और हम 2050 तक भारत सबसे टॉप पे पहुंचेगा। उस वक्त पे हमारे पास जो कैपेबिलिटी होनी पड़ती है वो केवल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग की नहीं होनी चाहिए, साथ में हमारी जो फोर्स है उसकी कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे वर्ल्ड में चली जाती है। और जब पूरे वर्ल्ड में चली जाती है, आपके पास में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कहीं पर कुछ भी हो मैं कर सकता हूं। और उसी प्रकार आज हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। 2050 में हम विश्व के सबसे शक्तिशाली देश होंगे, ऐसा कहना है नरोना साहब का। बहरहाल जो चैलेंजेस की बात कही, और मैंने साथ में आपने यह भी कहा कि चैलेंजेस अलग अलग तरह के आएंगे। आने वाली पीढ़ी जो फौज में आना चाहती है वो सिर्फ दम और शक्ति या वेपन्स के दम पर नहीं, और भी हथियार और भी युद्ध लड़े जाएंगे, तो उनको टेक्नोलॉजी में भी पारंगत होना पड़ेगा।
बहुत ज़्यादा। सब आज टेक्नोलॉजी, जैसे जनरल खंडारे बोल रहे थे, टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, केवल फिजिकल पार्ट नहीं है। आज जितना अटैक होता है टेक्नोलॉजी में, वो केवल टेक्नोलॉजी उस पर नहीं है, सब की सब फिजिकल नहीं है। आज आप देखिए कितना, एक टाइम ये हो रहा था कि कोविड भी वाज एन अटैक। यस। अगर आज आप देखो हाउ मच ऑफ थिंग हैपन्स ऑन द IT पार्ट ऑफ इट, ऑन एवरीथिंग। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जब तक हम उसमें बढ़ते जाएंगे, और हमारी कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी तो है क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी सब साथ में मिलके जाएगी तो भारत 2050 तक सबसे ऊपर रहे। ये बड़ा चैलेंज है और ज़रूरत भी है वक्त की कि 2050 में अगर हम विश्व के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश बनना चाहते हैं तो हम बाहुबल में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ अर्थव्यवस्था के इस दौर में हमें ये मजबूती भी देखना पड़ेगी। और जो लोग फोर्सेस में जाना चाहेंगे या जिन्हें फोर्सेस भर्ती करेगी, उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खंडारी साहब, जैसा हम लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होना चाहिए, बाहुबल तो है ही, अब जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें क्या लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा देश है? हमारे लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। जो देश की जो लोकेशन होती है वो हमारी चॉइस की नहीं होती है। हमारे पड़ोसी हम चुन नहीं सकते। आमतौर पे अगर किसी का घर है, वो पड़ोस खराब है, आप क्या करते हैं, ये घर छोड़ देते हैं और दूसरे मोहल्ले में जाकर रहना शुरू करते हैं, अच्छा मोहल्ला ढूंढते हैं। देशों के साथ ऐसा नहीं होता है। देश में जहाँ वो देश है, आपके पड़ोसी हैं, आपको उनके साथ में निभाना पड़ता है या उनसे निभवाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको शक्तिशाली होना ज़रूरी है। आज चीन अगर शक्तिशाली हुआ है तो खुद के बल पे कम हुआ है, लेकिन यूएसए ने उनको 1971, 72, 73 में जब उनके लिए दरवाजे खोले यूएसएसआर की वजह से, और उनको पैसा, टेक्नोलॉजी सब कुछ देना शुरू किया, और आज स्थिति ये है कि यूएसए को भी टक्कर चीन दे रहा है। और उसकी वजह से हमें अगर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस दोनों देशों का, इकोनॉमिक डिफरेंस दोनों देशों का ये देखना है, तो हमें ये निश्चित है कि एक बड़ा खतरा वहाँ से है। और एक आप मान लीजिए कि दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो सहयोग है वो विशेषकर भारत के अगेंस्ट है, और भारत के अगेंस्ट होने की वजह से जो इक्विपमेंट या जो टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान को देखेगा वो हमारे लिए दोनों फ्रंट पे एक चैलेंज बनती है। लेकिन एक जनरल नरोना साहब ने बताया, हमारी सेना बहुत सशक्त है और अनुभवी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग पीढ़ियों ने अनुभव लिया है, चाहे श्रीलंका में है, चाहे सियाचिन में है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में है, चाहे JNK में है। पाकिस्तान के विरुद्ध अलग अलग लड़ाइयाँ हुई हैं। जो आप 62 की लड़ाई बोलते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि 67 में एक लड़ाई नाथुला में हुई थी जो हम जीते थे। कोई बात नहीं करना चाहता उसकी। जिस तरह से डोकलाम के टाइम हमने काम किया या गलवान में काम किया, ये सेना अनुभवी है। ये सिर्फ सैंड मॉडल्स पे या कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स नहीं खेलती है, ये लिटरली हम ज़मीन पे काम करते हैं। चीन पिछली लड़ाई 1979 में वियतनाम से लड़ा था और हारा था। वियतनाम जैसा एक छोटा देश, लेकिन अनुभवी देश, क्योंकि उसके पहले वियतनाम 3 सुपर पावर्स के साथ पहले ही लड़ चुका था और तीनों से जीत चुका था, अमेरिका को भी वो हरा चुका था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका देश अगर साइज़ में छोटा है या आपके पास उतनी इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास जज्बा है, आपके पास देशभक्ति है, आपकी युवा पीढ़ी उनके साथ लड़ना जानती है, अनुभवी पीढ़ी उनको गाइड करना जानती है। हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हमें लेना चाहिए और हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, ताकि पहली बार लड़ाई ना हो, क्योंकि हम मजबूत हैं, और अगर होती है तो हम विजयी हों। यूक्रेन वाला जो वार चल रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं नरोना साहब? यूक्रेन जो है, ये सब केवल जो अभी जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं, वेदर US है,
वेदर चाइना है, वेदर रशिया है, ये केवल उनके पार्ट की है। यूक्रेन एक उनका मोहरा है। हाँ, उसको यूज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ये जब भी इसमें का जो होता है, एक टाइम पे ऐसा चाइना ने क्या किया, कई साल तक वो पाकिस्तान को बढ़ाता रहा है और भारत को बोल रहे थे कि आपका लेवल पाकिस्तान है, और हम भी पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे थे। ये तो कुछ साल के बाद, अभी पिछले 8-10 साल के अंदर भारत ने ये देखा है कि हमारा जो मेन एनिमी है वो चाइना है। तो अभी हम पाकिस्तान को देखते ही नहीं है। हम पाकिस्तान को बोलते तुम तो ऐसे लोकल हो, तो हमारे लिए हमारे लेवल पे नहीं हो। तो उस टाइम पे चाइना ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी करी, वो पाकिस्तान को बढ़ाते गई और हम भी पाकिस्तान के साथ ही करते रहे कच। अभी आप देखिए क्या हो रहा है। अभी इंडिया पाकिस्तान के पास मालूम है कि अगर हमने कुछ कर दिया इंडिया के लिए, भारत को कुछ किया तो हमारे को तो भारत मारेगा। तो अभी सब कुछ चाइना और भारत के बीच में होगा। बड़ी बात है, और हकीकत भी यही है कि अभी पिछले 8-10 सालों के पहले तक हम अपना सबसे खतरनाक दुश्मन पाकिस्तान को मानते थे, लेकिन चुनौती हमारे पास चीन है। चीन गाहे बेगाहे पाकिस्तान की मदद करता रहा और पाकिस्तान हमारे खेमे में आकर उपद्रव करता रहा। लेकिन पिछले 10 सालों का, जैसा नरोना साहब ने कहा है, कि काफ़ी कुछ सीन बदला है। अब पाकिस्तान को भी उसकी हकीकत पता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल है, वहाँ पर तमाम सारी चीज़ों और तमाम सारी परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। तो हमारे लिए कहीं वो फिट भी नहीं बैठता। हमारे लिए चुनौती चीन सबसे बड़ी है। बहरहाल आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि जो युवा इस समय सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या? जैसे युवा जो आना चाहते हैं, एक ज़माने में ये कहा जाता था कि शरीर से रिष्ट पुष्ट है और 5 किलोमीटर दौड़ लेता है, दंड लगा लेता है बैठक। अभी हमारी जो सिस्टम है रिक्रूटिंग की जवान लेवल पे, वो चेंज हो गई है। पहले दौड़ पहले होती थी, अभी रिटर्न पहले होता है। अब वो रिटर्न जब पहले होता है तो पहले ही लॉट में जो हमें पढ़े लिखे हैं एक पर्टिकुलर लेवल के, वो हमें चाहिए हैं। उसके बाद उनको हम फिज़िकल एक्सरसाइजेज, मेडिकल, और उसके बाद हम उनको चुनते हैं। हो सकता है थोड़े सालों में हम उनको साइकोलॉजिकल मैपिंग भी करें, क्योंकि हमें बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड भी लोग चाहिए फौज में। ऑफिसर्स में तो ऑलरेडी होता है। ऑफिसर्स में रिटन टेस्ट पहले होता है, उसके बाद एसएसबी होता है, वो 5-1 दिन का कार्यक्रम है। उसके बाद मेडिकल होता है, और उस एसएसबी सिलेक्शन में साइकोलॉजी टेस्ट सबसे पहले होता है। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो हम धीरे धीरे उसी तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक नेशनल रेजिलियंस नाम की चीज़ है। मतलब आपको अगर पहले हमला हो गया आपके ऊपर, आपको नुकसान भी हुआ, लेकिन वो सहन शक्ति होनी चाहिए कि हम पहले ही झटके में गिव अप ना करें। हम खड़े होकर दोबारा लड़ें। गिर कोई भी सकता है, लेकिन जो लेटा रहे वो हार जाता है। लेकिन जो खड़ा होकर दोबारा लड़ता है, और उसके लिए कई चीज़ें की जा रही हैं। जो हमारे रिजर्विस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, तो वो संख्या और पर्टिकुलर एज ग्रुप में, तो ये तैयारी देश के हित में है। और युवा जो आना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशन और फिज़िकल, और साथ ही साथ सोचने की, रीजनिंग की शक्ति, लॉजिक, ये सब इसको डेवलप करना चाहिए। ये सिर्फ उसकी अकेले की जवाबदारी नहीं है, उसके स्कूल की भी जवाबदारी है, उसके कॉलेज की जवाबदारी है, उसके परिवार की जवाबदारी है। और ये ओवरऑल मिलके हमें एक अच्छा पैकेज चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ने की है, उसमें भी इसी तरह का एक प्रावधान है कि बच्चे सिर्फ रट्टा मार के पास ना हो। तो इस तरह की जो पूरे राष्ट्रव्यापी ये चेंजेस हो रहे हैं, ये एक जो मैंने शुरू में कहा था आपको अमृतकाल में, तो हम जब तक 2047 हमारे 100 साल पूरे होते हैं, तो हमें उस समय खड़े होकर ये सोचना पड़ेगा कि हमने सही किया। हमने काफ़ी कुछ सही किया है,
क्यों मैं ये कहता हूँ कि हमने सही किया? आप इस दक्षिण एशिया में देखिए, सबसे ज़्यादा लोकतंत्र हमारे यहाँ पे ही है। हमारे यहीं सही बात है। पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। नहीं किए। तो हमारी जो सेना है सबसे डिसिप्लिन्ड है, और जो हमारा संविधान है उसको, उसका रिस्पेक्ट करती है, उसको आदर से देखती है, और कभी भी लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें छेड़खानी नहीं करती। आप क्या कहते हैं नरोत्तम? जो जनरल खंडारे बोल रहे हैं, बिल्कुल हम ऐसा है कि केवल ये नहीं चाहिए कि हम फिजिकल देख रहे हैं। हर पर्सन में सबसे इम्पोर्टेंट है उनका दिमाग। अगर किसी का दिमाग है कि मैंने ये करना है, वो करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिमाग। और इसलिए जो अभी नया सिस्टम चालू किया है कि इसका दिमाग कितना है, उसके बाद उसका फिजिकल पार्ट लेंगे। तो अगर ये होगा, क्योंकि अभी भारत की जो अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चल रही है, और जैसे मैंने बोला 2050 या अपना जब 100 ईयर्स हो जाएगा 2047 में, तब तक भारत सबसे ऊपर होगा, और उसके लिए अपनी जो फोर्सेस है सबसे ऊपर होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और जितना हौसला युवाओं का जनरल खंडारे और नरवणे साहब ने बढ़ाया है, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इनसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वक्त कम है। लेकिन जितनी बातें इन्होंने बताई है, उन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप देश सेवा के लिए देश की सेना में जाकर भर्ती हो सकते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। साथ ही आप दोनों का बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।